अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारियां आपकी बहुत अच्छे से जारी और सारी होंगी। और आज जो है हम CS201P की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि MCQs के साथ थोड़ा बहुत हम कंसेप्ट को भी क्लियर कर लें और रिवाइज कर लें। ठीक है, इससे पहले हम CS201 की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है उस पर एक वीडियो बना चुके हैं और उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे लेफ्ट टॉप पे आई बटन में दे रहा हूँ, तो उसके ज़रिए आप जाके वहाँ पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला सवाल है कि इन द कॉल बाय रेफरेंस मेथड विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड में जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो होता है एम्परसेंड का। ठीक है जी, ये एंड भी कहते हैं, इसे एम्परसेंड भी कहते हैं। तो ये ऑपरेटर यूज होता है कॉल बाय रेफरेंस मेथड में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये एक कोड दिया हुआ है हमें, और इसमें हमें वो ये पूछ रहा है हमसे कि जो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन की है एक स्ट्रिंग की या 4 कैरेक्टर की, ठीक है, जिसका नाम है नेम, इस वेरिएबल का नाम है नेम। और ये जो एक एरे है ना, कैरेक्टर्स की एरे है, ये जो एरे होती है ये कुछ ऐसे होती है। आप उसको मैं दिखा दूं आपको। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरे जो है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड जाती है 1 2 3 4 जितनी भी है। ठीक है, और एरे की पोजीशन 0 से स्टार्ट होने के बाद दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि यहाँ पे आपके जितने भी करेक्टर्स आपके मौजूद है ना, जैसे मैंने आपको लिख के दिए हैं MY माई फुल नेम, तो इसके बिल्कुल एंड पे ना एक नल करेक्टर होता है जो ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है ये इंडिकेट करना, कंपाइलर को ये बताना कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है। तो जब भी आप इनिशियलाइजेशन करते हैं ना स्ट्रिंग की या 4 एरे की यानी कैरेक्टर एरे की, तो जो एक नल जो कैरेक्टर होता है उसके लिए आपको एक इजाफी स्पेस रखनी पड़ती है। MCQs पे चलते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि इसका साइज कितना है। आप साइज जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इनको काउंट कर लें। तो MY और स्पेस को भी आउट काउंट करेंगे तो टोटल ये आप इसको अगर काउंट करें तो ये कितने बनते हैं, यहाँ पे 12 आ रहे हैं ना। लेकिन चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप इसे काउंट करें तो ये टोटल 13 बनते हैं। कितने बनते हैं? 13। तो जो साइज आपका होगा यहाँ पे एरिया का वो होगा 13। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि 2 एरियाज आर इक्वल। 2 एरियाज जो होती हैं वो कब इक्वल होती हैं? सिंपल से इसका फार्मूला है कि एक तो उनके साइज जो हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए, यानी उसमें जितने करेक्टर आ रहे हैं ना या जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उस एरे में, दोनों में वो बराबर होने चाहिए। और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उन की पोजीशन वैल्यूज़ जो हैं वो भी जो है ना वो इक्वल होने चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि एक एरे जो है वो इक्वल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एरे है 0 1 2। ठीक है, ये एक एरे है और इसमें कितने आपके एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। और दूसरी एरे है 0 1 3। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइज में तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट का जो डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो पहले जैसे ही है, जैसे आप ऊपर करके आ रहे हैं। ये कोड दिया हुआ है आपको और इसमें आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, अब वो ये कहता है अगर मैं इस स्ट्रिंग की ये जो स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर जो है ना एरे है ना, यानी एक एक जो है ना करेक्टर पड़ा हुआ है लाइन में, तो अगर हम वो यहाँ पे कहता है अगर मैं चौथा जो है ना करेक्टर प्रिंट करवाऊँ, सी आउट करवाऊँ STR का चौथा करेक्टर, तो क्या जो है ना जो है ना आउटपुट पे क्या आएगा? अब हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि चौथे करेक्टर पे यहाँ पे ये जो 4 है इस पे क्या पड़ा हुआ है। काउंट हमने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। मैं पहले भी बता के आ रहा हूँ कि एरे मेरी 0 से स्टार्ट होती है, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करके काउंट करें तो चौथा जो आपका करेक्टर पड़ा हुआ है वो O पड़ा हुआ है, तो O जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर PTR।
अब PTR पॉइंटर जब भी किसी जगह पे पॉइंट कर रहा होगा तो आपने वहाँ उस जगह की वैल्यू वो जो है ना फाइंड करने के लिए आपको पहले स्टार लगाना पड़ता है, जिसे हम डी रेफरेंसिंग कहते हैं ना। तो ये स्टार PTR लगाएंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है ना ये आपको वो रिटर्न कर देगा। अगर आप सी आउट करेंगे स्टार PTR तो वैल्यू आएगी, अगर आप सी आउट करेंगे PTR तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा, बेसिकली वो आपको एड्रेस देगा। यानी अगर आपकी एक मेमोरी है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन मैं जस्ट आपको जो है ना आप कंसेप्ट क्लियरनेस के लिए आपको एक बना के दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एड्रेस है लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर एड्रेस लिखा हुआ है 2EF, ये एक एड्रेस है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस एड्रेस में वैल्यू पड़ी है 0, ठीक है, यहाँ पे पड़ी है 4, यहाँ पे पड़ी है 3। अब आप सी आउट कराते हैं। अब आपका जो PTR है ना, ये जो पॉइंटर है वो पॉइंट यहाँ पे कर रहा है बेसिकली, ठीक है, ये PTR यहाँ पे पॉइंट कर रहा है आपका। अब अगर आप सी आउट करवाते हैं, डी रेफरेंसिंग अगर आप करते हैं ना, यानी PTR अगर आप सी आउट करवाएंगे तो आपको वो ये वाला एड्रेस उठा के देगा, लेकिन अगर आप स्टार PTR करेंगे तो वो आपको ये वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा। ये बेसिकली इसका जो है ना छोटा सा कॉमन सा डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा स्टार PTR। ओके, नेक्स्ट है जी, इन C++ अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम टाइप इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एरे कहते हैं। ओके, यानी एरे है ना, एरे में आप पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज जब आप करते हैं या डिक्लेयर करते हैं एरे को तो आप लिखते हैं इंट एरे, ठीक है, और बाकी का कोड आप बाद में फिर लिख लेते हैं, वो आपको आता होगा, ठीक है। ओके, अब इससे पता क्या चला कि ये जो टाइप है ना इंट, इसका मतलब ये है कि इस एरे के अंदर जो कुछ भी पड़ा है वो होगा इंट टाइप का, यानी उनकी जो टाइप है, डेटा टाइप जो है वो एक जैसी होगी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, एरे है। ओके, नेक्स्ट है जी आपका इन C++ या C या C++ लैंग्वेज में द सबस्क्रिप्ट ऑफ एरे स्टार्ट्स फ्रॉम, ये हम पढ़ के आ रहे हैं 0। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल डिपिक्शन, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज नाउन एज। तो लॉजिकल डिपिक्शन यानी तस्वीर के ज़रिए हम जो लॉजिकल एक तस्वीर बनाते हैं, हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। तो प्रॉब्लम का सलूशन आपको पता है हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लॉजिकल डिपिक्शन करते हैं वो हम करते हैं बाय यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के जरिए हम बताते हैं कि यहाँ से पॉइंट, यहाँ से हमारा जो है प्रॉब्लम शुरू हुआ, यहाँ से इसका पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर हम घूम के फिर दोबारा पहले पे आ गए वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ चुके हैं। तो फ्लो चार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपको आपके हैंडआउट से दिखा भी देता हूँ। द फ्लो चार्ट इज द लॉजिकल डिपिक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर है जी? ओके ओके जी, नेक्स्ट है जी डैश आर अ कंडीशनल कंपाइलेशन प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ पीस ऑफ कोड बाय इट्स डेफिनेशन इन अ प्रोग्राम। कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि आप यूज़ करते हैं, जैसे मैक्रोज यूज़ करते हैं। इसका वैसे करेक्ट आंसर मैक्रोज है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैक्रोज है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे हैश के साथ, शार्प के साथ जो है ना, या हैश के साथ हम जो है ना ये यूज़ करते हैं मैक्रोज को, और उसमें हम जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उस वक्त की मुनासबत से जो है ना हम एक जो है ना कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर ये चीज़ आ रही है तो आप इस ये जो कोड है प्रोग्राम का उसको चला दें। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो आप इस कोड को रहने दें, आप इसको ना चलाएं। तो कंडीशनल कंपाइलेशन प्रोसेस ऐसा होता है, उसमें अपने कंडीशन सेट करके अपने जो प्रोग्राम का प्रोसेस होता है उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। और इसमें होता ये है कि हम जो यूज़ करते हैं एक पीस ऑफ कोड जो है ना उसको यूज़ करते हैं एज ए डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैक्रोज है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, द बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर डैश इज यूज्ड टू चेक वेदर स्पेसिफिक बिट इज सेट और नॉट। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है एंड, ये ठीक है जी। अब ये काम कैसे करता है एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेशन जो है उसमें हम वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो स्पेसिफिक बिट है वो सेट है या नहीं। सेट का मतलब होता है 1 और नॉट सेट का मतलब होता है 0।
अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 4, ठीक है। 4 एक नंबर है। अब 4 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? हम 4 को बाइनरी में लिखेंगे 0 और 0 1, ठीक है। ये हम बाइनरी में जो है ना 4 को ऐसे लिखेंगे। ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे आपकी जो है ना आसानी के लिए कर भी देता हूँ, ठीक है। अब हमने चेक ये करना है, ये सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से है, हमने चेक ये करना है कि जो दूसरी बिट है इसकी, ये वाली, ये सेट है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एंड लेंगे। अब एंड किस चीज़ से लेंगे? एंड लेने के लिए हमें जो है ना यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, बाकी को 0 कर दो, ठीक है। तो 0 1 0 है ना, तो 0 1 0 जो है वो क्या होता है जी, आपका डेसिमल में 2 होता है। तो इसका हम 2 के साथ क्या ले लेंगे? एंड। और जब हम इसका एंड लेंगे, ये इसका ऑपरेटर है, जब हम इसका एंड लेंगे तो एंड के जो है ना आप अगर उसकी प्रॉपर्टी देखें तो एंड ऑपरेटर करता क्या है कि जब दोनों आपकी जो ऑपरेंड्स हैं वो 1 हो तो तब ही 1 आता है, अदरवाइज 0 ही आता है। तो ये 0 का 0 आ जाएगा और 1 0 का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और 1 0 का भी 0 आ जाएगा। ये एंड हो गया। बेसिकली हमारा मकसद तो इस कॉलम के साथ है ना, तो ये उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? 0 और 1 का जब उसने एंड लिया तो हमें 0 रिटर्न कर दिया, विच इज प्रूव दैट द सेकेंड बिट ऑफ नंबर 4 इज नॉट सेट, ठीक है। तो ये जो है ना इसका सारा ऑपरेशन था, इसको आप डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा हैंडआउट्स में। द स्टेटमेंट 4 array 10 इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ डैश मेमोरी लोकेशन। तो ये कौन सी मेमोरी लोकेशन है? ये है आपकी स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, डायनामिक नहीं है ये। ओके ओके, तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन C++ विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो डेटा मेंबर्स एक क्लास के एक्सेस करने के लिए ना हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसे कहते हैं डॉट ऑपरेटर। यानी अगर आपकी एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है, और उसके आप जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डॉट लगाएंगे। जैसे ही डॉट लगाएंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी उन फंक्शंस की या मेथड्स की या डेटा मेंबर्स की जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और ये जो आपकी क्लास है ना, ये स्टूडेंट, ये बेसिकली ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इस डॉट ऑपरेटर के जरिए उस क्लास के फंक्शंस या उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज इनिशिएटेड। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशिएट होता है ना तो कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, इन C++ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टेक्स। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसमें कोई भी आर्गुमेंट जो है ना वो नहीं जाता, ठीक है, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, नो आर्गुमेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट, in C++ the name of the dash is the same as that of a class with the precedent tilde sign। अच्छा, टिल्ड साइन के साथ जो है ना आपका कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो सेम एज द नेम ऑफ क्लास होता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि टिल्ड के साइन आ गया तो अगर एक आपके पास क्लास है स्टूडेंट, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट की जो क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा ना, ये मैं कंस्ट्रक्टर के सामने लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर होगा स्टूडेंट, ये STUD लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी क्लास है STUD, तो उसका कंस्ट्रक्टर यूं बनेगा, ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब उसका डिस्ट्रक्टर बनाना है तो डिस्ट्रक्टर भी वैसा ही होता है STUD, लेकिन डिस्ट्रक्टर में यहाँ पे शुरू में एक साइन होता है जिसे हम टिल्ड कहते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टर की निशानी है और हमारे इस सवाल में वो यही पूछ रहा है हमसे, अगर टिल्ड का साइन ना होना हो, सेम एज द नेम ऑफ क्लास हो, तो फिर जो है वो कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन जब टिल्ड का साइन लगा होगा शुरू में तो वो डिस्ट्रक्टर होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन C++ डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज। तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी जो होती है वो प्राइवेट होती है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपके हैंडआउट से। द डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इज कॉल्ड प्राइवेट। क्लियर हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एक करके बता भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखें, पहला कह रहा है ऑल डेटा मेंबर्स मस्ट हैव द सेम मेमोरी स्पेस। आप जब एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के आपके वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब जो है वो एक जैसी स्पेस लें। ये क्रॉस हो गया जी। ऑल डेटा मेंबर मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप, ये भी डेटा टाइप, ये भी क्रॉस हो गया। हम एंड टाइम का भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, और उसी दौरान हम कोई जो है ना वो डबल या फ्लोट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का कोई भी हम जो है ना डेटा टाइप का जो है ना वेरिएबल या डेटा मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है वेरिएबल विच आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। नहीं जी, वेरिएबल जो होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, उन्हें हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल विच आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स। तो ये एक स्टेटमेंट जो है ना ट्रू है। क्लियर है जी। ओके जी। macros is defined by dash preprocessor directive which is defined hash defined जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी। इन C++ combination of dash and dash functions are used to determine the actual data length of a file जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है seek g and tell g, ठीक है। ये मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ आपके हैंडआउट से। ये we use seek g and tell g function combination to determine the actual data length of file। ओके जी। नेक्स्ट MCQs। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बताएं कि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है। आपके कमेंट्स देख के मुझे खुशी होगी। अगर कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो तब भी मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। डैश इज ए यूज़र डेटा डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो होती है, वैसे जो पहले से मौजूद होती हैं ना प्रोग्राम में, सी में या C++ में, वो तो ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन जो हम खुद बनाते हैं डेटा टाइप उन्हें क्लास कहते हैं, ठीक है जी। जो हम खुद बनाते हैं, ये आप आगे जाएंगे ना, आगे आपका कोर्स आ रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर में, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से जो है ना ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट है जी। ट्राइंग टू यूज गेट करेक्टर फंक्शन विदाउट इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल इन द प्रोग्राम इज अ डैश एरर। ओके, ये जो है रन टाइम आपका एरर होगा। उसकी वजह ये है कि चूँकि आपको जो आपकी जो फाइल है ना, ये हेडर फाइल, ये आपको ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि आपका जो ये फंक्शन है उसकी डेफिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन या इसका जो सारा कोड होता है ना जो आप कहते हैं, वो इस फाइल के अंदर मौजूद होता है। जब आप वो फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन टाइम पे एरर दे देगा और वो कहेगा कि जी ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने क्या लिखा है। ओके जी। नेक्स्ट है आपका इनलाइन फंक्शन के बारे में कि वेयर टू पुट इनलाइन फंक्शन ड्यूरिंग द फ्रीक्वेंट कॉलिंग इनसाइड द प्रोग्राम। अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर बार बार एक फंक्शन को कॉल करें तो हमें उसे कहाँ डालना चाहिए? हमें उसे हेडर फाइल में डालना चाहिए, ठीक है। और हमें क्यों डालना चाहिए ये आपने वेरीफाई कर लेना अपने हैंडआउट से, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारा है जी डैश आर अ कंडीशनल कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये इसका जवाब जो है ना आप मुझे बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है। ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये हम करके आ रहे हैं, तो इसका आपने आंसर मुझे बताना है। अब आपका टेस्ट भी साथ से शुरू हो गया है। ओके, इन C++ द नेम ऑफ द डैश इज द सेम एज दैट ऑफ अ क्लास विद द प्रीसीडिंग टिल्ट साइन। ये क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी आपने मुझे बता देना है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। द बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर डैश इज यूज्ड टू सेट अ स्पेसिफिक बिट। अच्छा, पहले हमने एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये आपका और ऑपरेटर है, और के लिए जो है ना आपका यूज़ होता है ये जो साइन है, ये यूज़ होता है आपका, ठीक है। ये आप देख भी लें, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आपके हैंड आउट्स में, ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके और ऑपरेटर के लिए। और को आपने पढ़ भी लेना है। मैं आपको ये एग्जांपल ये समझाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना मैं आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। अच्छा, होता ये है कि अगर हमने किसी बिट को सेट करना है, पहले तो हम लोग चेक कर रहे थे ना एंड के ज़रिए, तो इस ऑपरेटर के ज़रिए हम जो है ना उसको सेट करते हैं। अब हम दोबारा मिसाल लेते हैं 4 की, वही मिसाल लेते हैं 4100 होता है, ठीक है। अब भाई हमने इस बिट को सेट करना है,
ये सेट नहीं है ना, 0 है तो उसका मतलब सेट नहीं है। अब हमने इसे सेट करना है। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है 0 को 1 करना। ओके, अब उसे सेट करने के लिए हम उसको और लेंगे, और हम किससे लेंगे? यहाँ से 1 से लेंगे। अब हम सिर्फ इसको सेट करना चाह रहे हैं तो ये 1 लिख दिया, बाकी को 0 कर दें। अब आप इसका ले लें और की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि अगर दो ऑपरेंड में से एक भी कोई अगर 1 हो तो जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो 0 1 का क्या आएगा? 1। 0 0 का क्या आएगा? 0। और 0 1 0 का क्या आएगा? दोबारा 1 आ जाएगा। तो ये वाली बिट हमारी सेट हो गई ना, यानी ये पहले सेट नहीं थी, अब हमने इसको सेट कर दिया। तो 0 0 1 से इसका और लिया हमने, 1 के साथ इसका हमने और लिया, तो हमारे जो है ना ये सेट हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली बिट वाइज मैनिपुलेशन जो है ना, ये उसका ज़रा कॉन्सेप्ट था। इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है जी, डैश इज अ यूजफुल स्टेटमेंट व्हेन एट अ सर्टेन स्टेज यू डू नॉट वांट टू एग्जीक्यूट द रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द लूप एंड वांट टू गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लूप। तो ये आपकी जो है ना ब्रेक की जो है ना ये स्टेटमेंट जो होती है बेसिकली वो ये काम करती है। जहां आप ब्रेक लगाएंगे ना तो वो आगे आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो जंप करके स्टार्ट पे चला जाएगा। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट आपका है जी, विच वन इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये आपकी पहली स्टेटमेंट। पहले हम जो कीवर्ड फ्रेंड है, जो रिजर्व कीवर्ड है वो लिखेंगे। उसके बाद हम रिटर्न टाइप लिखेंगे कि जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है। उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसके पैरामीटर्स लिखते हैं। ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे हैंडआउट्स में दिया हुआ है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉर ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर विच मेंबर ऑपरेटर फंक्शन विल बी करेक्ट। अच्छा, इसकी जो तरतीब होती है वो कुछ ऐसी होती है कि माइनस ऑपरेटर को जब ओवरलोड करेंगे तो हम लोग पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स को रिटर्न टाइप रिटर्न करेगा, और उसके बाद हम ऑपरेटर लिख के, ये रिजर्व कीवर्ड है ऑपरेटर का, और उसके बाद हम वो माइनस का जो ऑपरेटर है वो डालेंगे और उसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे जो कि सेम जो है ना यूजर डेटा टाइप की होगी जो रिटर्न हो रही है। ठीक है जी, ये आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है अपने ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर की जो हेडिंग है, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो है ना उसने आपको लिख के दे दिया है इसका सिंटैक्स। ठीक है जी, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए, मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ भी करूँगा कि जल्दी जो है ना इस वीडियो को ख़त्म करें ताकि आप बोर भी ना हो। लेकिन ये ज़रूरी भी है आपकी आगे अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो थोड़ा सा जो है ना बोर तो हो रहे होंगे, इसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है कि विच वन इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन विच कैन रिटर्न अ रेफरेंस। बहुत जी, इसमें ये है कि आप रिटर्न क्या करें? रेफरेंस। जब रेफरेंस रिटर्न होगा तो आपको पता है एम्परसेंड का साइन आता है, तो ये आ गया डेटा टाइप एम्परसेंड, ये आपका रिटर्न आ गया विद रेफरेंस, और उसके बाद आपका फंक्शन नेम होता है और फिर पैरामीटर लिस्ट होती है। क्लियर है जी? ये लें जी, हैंडआउट से भी देख लें। ठीक है, ये ओके जी। नेक्स्ट आपका है जी, करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द प्रोटोटाइप ऑफ द ओवरलोडिंग ऑपरेटर फंक्शन इज। तो ये अभी हम माइनस का देख के आ रहे हैं ना, तो वही होगा। जस्ट इसमें आपको उसने आपको प्रोटोटाइप आपको दे दिया है, ये सिर्फ माइनस के लिए नहीं है, ये हर ऑपरेटर पे लगेगा। आपकी जो है ना रिटर्न टाइप होती है पहले। ठीक है, ये रिटर्न टाइप कहाँ है आपकी? सबसे पहले यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी ये वाली रिटर्न टाइप होगी आपकी। उसके बाद आप कीवर्ड यूज़ करते हैं ऑपरेटर का, उसके बाद आप यूज़ करते हैं ऑपरेटर का सिंबल। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस या माइनस, वो भी माइनस की दे के आ रहे हैं हम लोग में साथ, और उसके बाद हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं। क्लियर है जी? ये हैंड आउट से भी आप इसको देख लें। ये ओके जी। नेक्स्ट, in C++ language memory at runtime is allocated from। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फ्री स्टोर और हीप। ठीक है, अब ये इन दोनों का ज़रा सा जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना दोनों में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आपके हैंडआउट्स पे जाके। तो बेसिकली यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो फ्री स्टोर और हीप में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो सी लैंग्वेज है ना
उसमें जो इस तरीके जो रीजन का नाम होता है, जो रन टाइम पे लोकेट करती है मेमोरी, वो हीप होती है, और C++ ने उसको जो नाम दिया था वो फ्री स्टोर कर दिया था। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, आपको ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। इस कोड में इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन की जो फाइल है वो इंक्लूड की गई है, और इस फाइल का फ़ायदा ये है, तो यहाँ पे इस फाइल को यूज़ करके जो हमने ये जो फंक्शन यूज़ किया है ना, सेट प्रिसिशन का 2 का, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो डेसिमल आपका पॉइंट होता है ना, उसके बाद सिर्फ 2 जो है ना ये नंबर जो है ना सी आउट करवाएगा। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए है वो 15.99, यानी डॉट के बाद 2 जो है ना आपके जो है ना सिर्फ नंबर जो है ना वो सी आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल ऑपरेटर हम यूज करते हैं ना मैथ में, ये तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके जी, व्हेन ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो हम जो सिंटैक्स यूज करते हैं ना, वो है वॉइड ऑपरेटर, और ऑपरेटर कीवर्ड के बाद ऑपरेटर का साइन आएगा, और उसके बाद कॉन्स्ट स्ट्रिंग जो है ना हम यूज करते हैं। कॉन्स्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पैरामीटर हम भेज रहे हैं, जिसका रेफरेंस हम भेज रहे हैं, ताकि हमारा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू में जो है ना कोई चेंजिंग ना करे। इससे आप ये हैंडआउट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको ये कर दिया आपके लिए हाईलाइट। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है एमसीक्यू, वो है कैलॉग फंक्शंस के बारे में। कैलॉग फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड ईच ब्लॉक हैव द सेम साइज। तो कैलॉग फंक्शन में जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ईच ब्लॉक के लिए जो है ना वो सेम साइज हम एलोकेट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज। तो जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का करेक्ट सिंटैक्स है वो यहाँ पे ये ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। इसमें ओ स्ट्रीम, एक तो ये आ गया आपके पास 10 टाइम ओ स्ट्रीम रेफरेंस, और ऑपरेटर कीवर्ड, और ये जो है ना सिंबल यूज होता है स्ट्रीम इंसर्शन के लिए। हम यूज करते हैं ना सी आउट, और सी आउट से पहले हम ये जो ऑपरेटर 2 यूज करते हैं, तो ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं, और ये उसका जो है ना सिंटैक्स है उसके पूरे फंक्शन का एक वो किस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है जी। और उसके अंदर पैरामीटर में जो है ना हम कोई टेक्स्ट या कोई भी चीज़ जो है ना सी आउट कराने के लिए भेज रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना पैरामीटर हम लोग टेक्स्ट भेज रहे हैं। ओके ओके जी, यानी कोई स्ट्रिंग भेज रहे हैं कैरेक्टर्स की। ओके, तो प्रोग्राम द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंपाइलर है। कंपाइलर जो है ना वो जब प्रोग्राम कंपाइल कर रहा होता है, तो वो हमारे जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट हमारा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इनपुट लेने के लिए जो है ना हम यूज करते हैं cin। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। cin इसका आंसर था, ऊपर वाला यस वाला आई गेस, सो दोनों इक्वल हैं, एक जैसे ही हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो अपने कोड में ना लॉजिक लगाने के लिए आप जो ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं ना ग्रेटर देन, कि वेरिएबल ए इज ग्रेटर देन बाय वेरिएबल बी, या वेरिएबल ए इज लेस देन वेरिएबल बी। तो हम ये जो यहाँ पे 2 आपके ऑप्शन ना लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन है, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी जो है वो ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपकी बिटवाइज मैनिपुलेशन के लिए, या आपकी जो है ना अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, और ये भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है जी लर्निंग हाउ टू प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ओके जी, नेक्स्ट है आपका सपोज वी हैव एन इंटीजर वेरिएबल नेम नम। अगर आपके पास एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है नम, और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 4 5 6 7, ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन नम डिवाइड बाय 100। तो 100 से जो आप डिवाइड करेंगे ना, तो इसका जो इंटीजर पार्ट है वो आंसर में आएगा, यानी आपके ये 7 और 6 खत्म हो जाएंगे और 4 5 रह जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर इंटीजर पार्ट का आएगा वो 4 5 आएगा। ठीक है जी।
ओके जी, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, बस हम खत्म करने लगे हैं वीडियो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगर आपका ये कोड है तो उसका आउटपुट क्या होगा, यानी बेसिकली आपको प्रेसिडेंस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो आपको यहाँ समझाई जा रही है। एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की 10 है और जेड की 5 है। अब आपने ये जो है ना इसकी हिसाब किताब करना है और उसका आंसर आपने लिख देना है। इसमें जो आपने जो ऑर्डर है ना ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस का, उसका ख्याल रखना है और उसको सॉल्व करना है। यानी x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, फिर माइनस हो रहा है 4, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है y से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है z से। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। x को मल्टीप्लाई करते हैं x से, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हम करेंगे। x की जगह 15 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया, -4 और मल्टीप्लाई बाय वाई जेड आ रहा है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपकी समझ के लिए। तो ये y 10 है और मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आ जाएगा आपका, 225 आ जाएगा। और 225 में से माइनस करें आप 4, 10 5 50 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 200। तो 225 से 200 माइनस करें तो आपका आंसर आ रहा है 225। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 25, ठीक है। ये ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है 25, तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर वाइल लूप। तो वाइल लूप के लिए जो है ना जो इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो आप यूँ समझें कि इसका सेंटेक्स जो है वो कौन सा ठीक होगा, हम देख लेते हैं। तो वाइल लूप की जो है ना, वाइल लूप कीवर्ड लिखते हैं वाइल, और उसके बाद हम कंडीशन उसके अंदर डायरेक्टली लिख देते हैं और उसके बाद नीचे बॉडी आती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये देखिए वाइल लूप का आपको यहाँ पे सेंटेक्स दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ओके जी, ये तो बेसिक सी चीज़ थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे हम। नॉर्मली द फ्लोट डेटा टाइप इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ। जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो किसका जो है ना हाफ होता है, वो बेसिकली हाफ होता है डबल का। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया जी, विल बी द व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये आपको एक आउटपुट आपको कोड दिया, इसकी आउटपुट बतानी है हमने। अच्छा, यहाँ पे वाइल लूप करता है क्या है कि पहले कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है जी। और आई की वैल्यू 0 होने के बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा आई 15 के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो लूप बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी में हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, पहले प्रिंट हो गया 0, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू में हमने 5 जमा करके वही वैल्यू असाइन कर दी आई को, यानी 0 के अंदर +5 किया, तो अब आई की वैल्यू 5 हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा लूप स्टार्ट होगा, तो लूप में यहाँ पे दोबारा चेक करेगा। 5 चूंकि 15 के इक्वल नहीं है, तो नीचे आके दोबारा 5 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा 5 में 5 प्लस होगा 10 हो जाएगा आई की वैल्यू। दोबारा यहाँ पे चेक होगा 10 15 के इक्वल तो नहीं है, तो नीचे आके 10 दोबारा प्रिंट हो जाएगा और 10 में 5 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में 5 प्लस हो चुका है। तो अब जो कंडीशन में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 15 चूंकि 15 के इक्वल है, चूंकि कंडीशन यहाँ पे जो है ना क्या हो गई है हमारी रॉन्ग हो गई है, तो वाइल लूप जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट 47 इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं जिसमें हमारे पॉइंट भी आते हैं, ठीक है। तो हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं। इंट में हमारे पास इंटीजर वैल्यू आता है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आती। बूलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स आती है और चार में हमारे पास टेक्स्ट आता है, यानी कैरेक्टर्स आते हैं। तो फ्लोट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्या है जी, इन C++ A to I फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। तो A to I से क्या होगा, A to I जो है ना वो आपको एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को इंटीजर में जो है ना कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसमें ज़रा सी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप अपने हैंडआउट से चेक कर लीजिएगा कि लॉन्ग इंटीजर होगा या इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन मेरी जहाँ तक परसेप्शन है तो ये इंटीजर ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम। आइडेंटिफाई द इनवैलिड ऑप्शन। तो इनवैलिड ऑप्शन इसमें से आप देख लें कौन सा है जी। तो पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पे 4 टाइप का जो है ना दो जो है ना हमारे पास चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला हम डिक्लेयर कर रहे हैं एस, ठीक है, इसको इनिशिएट नहीं कर रहे, कॉमा लगा के यहाँ पे पॉइंटर एसपी है। तो पॉइंटर एसपी जो है वो भी 4 टाइप का है, ठीक है, और इसको हमने इनिशिएट कर दिया 0 से। ओके हो गया, ये करेक्ट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, इनवैलिड नहीं है। उसके बाद इंट पॉइंटर आईपी, तो जो है ना इंट टाइप का हमने पॉइंटर बना दिया, ठीक है जी, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है इंट टाइप का हमने पॉइंटर बनाया और उसे 0 से इनिशियलाइज किया, तो ये भी ठीक है।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें हमने इंट आई बनाया और डबल का हमने पॉइंटर बनाया, और पॉइंटर को हम रेफरेंस भेज रहे हैं इंट आई का, यानी इंट का रेफरेंस भेज रहे हैं यहाँ पे पॉइंटर को, और पॉइंटर हमारा डबल का है, तो ये हमारा जो है ना इनवैलिड ऑप्शन है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जी। इन सी प्लस प्लस अ फाइल कैन बी ओपन फॉर रीडिंग बाय यूजिंग द डैश फंक्शन। तो हमने कौन सा फंक्शन यूज करते हैं फाइल को ओपन करने, तो बेसिकली ना हम ओपन का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए ओपन का फंक्शन हम यूज करते हैं, इसको ऑपरेट कर लेना, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, या कोई चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में कोर्सेज आ रहे हैं तो उससे रेलिवेंट हम काफ़ी जो है ना जो सी प्लस प्लस से या प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट जो कोर्सेज हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और हमारी जर्नी इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी रहेगी। और मेरी दुआ है कि आपके पेपर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से हो और आप उसे कम्प्लीटली जो है ना अच्छी तरीके करके जाएं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म्स, और वीडियो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।